अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। पाकिस्तानी क्रिकेटिंग फैंस के लिए एक बेहतरीन, एक भरपूर सीजन का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान टीम इस वक्त श्रीलंका के दौरे पर है। लेट्स फेस इट, इस दौरे का मकसद सिंपली पुट टीम तैयार करना है वर्ल्ड T20 के लिए, और यही वजह है कि इस टीम में नए नामों को भी शामिल किया गया है। सिलेक्शन से मुतालिक और किन लड़कों को पिक किया गया, क्यों पिक किया गया, इस पर बहुत बातें होती रही हैं। पिछले 1-1.5 हफ्तों में जितने भी शो हुए हमने इसी बारे में बात किया कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या था और कौन सा लड़का किस टीम में किस तरह आया, लेकिन आगे किस तरह बढ़ना है और किन लड़कों को लेकर आपने प्लेइंग 11 बनानी है ताकि आप वर्ल्ड T20 में अपने लिए बेहतर चांसेस क्रिएट कर सकें, इस पर बात करेंगे। लेट्स नॉट फॉरगेट, आज पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान दूसरा T20 इंटरनेशनल भी खेला जाने वाला है। पाकिस्तान ने पहले T20 इंटरनेशनल में 6 विकेट्स और 20 बॉल्स टू स्पेयर कामयाबी हासिल की थी। एक अच्छी जीत थी पाकिस्तान के लिए। हाँ, बैटिंग में कुछ मसाइल ज़रूर नज़र आए थे, लेकिन ओपनिंग स्टैंड अच्छा मिला था। साहिबजादा फरहान और साइम अयूब की जानिब से आपके बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन बहुत बड़े बड़े सवाल अभी भी मौजूद हैं टीम को लेकर। हम पाकिस्तान टीम से मुतालिक ज़रूर बात करेंगे, आज के मैच से मुतालिक ज़रूर डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे PSL ऑक्शन से। PSL 11 के लिए 2 नई टीमें शामिल कर ली गई हैं। अगले 10 साल के लिए इन 2 नई टीमों के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा। सियालकोट 185 करोड़ और हैदराबाद 175 करोड़ में फ़रोख्त हो चुकी है। 2 नए ओनर्स सामने आ चुके हैं। इट वाज एन इवेंट दैट वी ऑल एंजॉयड और बड़ी रंगीनियाँ उधर नज़र आई। अच्छी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट में और डाइवर्सिटी आएगी, 2 नई टीमें आएंगी तो लोकल प्लेयर्स को भी मौका मिलेगा। मज़ीद इंटरनेशनल प्लेयर्स आपको पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते हुए नज़र आएंगे। अब 6 नहीं 8 टीमें आपको एक्शन में नज़र आएंगी। ऑल पॉजिटिव साइंस। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त में ज्वाइन किया हुआ है, और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इट्स रियली गुड टू बी बैक, बट हम वापस आए हैं बहुत बड़ी स्टोरी के साथ। राशिद भाई, काफ़ी वैल्यू बढ़ गई है PSL की टीमों की भी। आप पिछली टीमों से मुवाजना करें तो ऑलमोस्ट डबल पे वैल्यूएशन चली गई है। अगर हम डॉलर्स में भी देखें, पाकिस्तानी रुपीज़ में भी देखें, तो खुशाइंद है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि अब 8 टीमें होंगी PSL में। वैल्यू के ऊपर आता हूँ, लेकिन कल के जो शो का जो मरकज था वो वसीम अकरम थे। जिस तरह से उन्होंने ऑप्शन किया है और लग ही नहीं रहा था कि ये इतना बड़े लेजेंड हैं, और लेकिन प्रोफेशनल जैसे लोग होते हैं ना उस तरह से किया। इस गेम को, कल के शो को जो 4 चांद लगाए उठाया है ना, वो नो डाउट हुमा अब्दुल्ला तो थे, लेकिन वसीम अकरम ने गेम को बहुत ऊपर लेके गए। और जहां तक बात PSL की है, PSL एक टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ 2016 में। मैं ये समझता हूँ, मेरी जाती राय है कि 2-3 साल आउटस्टैंडिंग रहा है और वो लग रहा था कि इंटरनेशनल इवेंट है। उसके बाद ब्रॉडकास्टर लोकल हो गए, स्पॉन्सर्स लोकल हो गए, मल्टीनेशनल दूर हो गए। 10 इयर्स हमने उसको गुजारा है। पहले ऑफशोर हो रही थी, फिर पाकिस्तान में आई, चीजें होती रहीं, लेकिन इसको हमने डीवैल्यू होते हुए भी देखा है। फिर हम डॉलर से रुपीज में आ गए। जब डॉलर से रुपीज में आ गए तो डीवैल्यू रुपीज हो रहे हैं, तो उसके ऊपर इतनी ज्यादा वैल्यू लगती नहीं है। लेकिन कल का जो इवेंट था, और ये अच्छा हुआ कि सबने लाइव देखा, और मुझे अफसोस भी थोड़ा सा ये हो गया पाकिस्तानी जो पैशन होता है क्रिकेटर्स का, क्रिकेट का, वो इस बिट से बाहर हो गए। चारों आखिर में जो फाइट कर रहे थे, चारों बाहर के थे, 3 अमेरिकन थे या 1 ऑस्ट्रेलियन थे। लेकिन हमें अपने एक ऐसा करना चाहिए कि पाकिस्तानी भी जो कि लास्ट 10 ईयर से इस इवेंट को देख रहे हैं और स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो हल्के हल्के दूर होते चले गए, क्योंकि उनके भी प्रोफेशनल एडवाइजर होते हैं, उनको पता है कहाँ तक जाना है। अगर रुपीज डिवैल्यू हो रहा है तो बाहर वालों को बहुत फायदा होगा, लोकल को थोड़ा नुकसान होगा। लेकिन फिर भी बिग अचीवमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और जितने भी लोग इन्वॉल्व थे पूरे सिस्टम को, कि इतनी हैवी फ्रेंचाइज जो कि आपने वैल्यू दी है, वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आगे अगर ये डेवलपमेंट में आएंगे, दूसरे काम करेंगे, तो बहुत फायदा होने वाला है। एब्सोल्युटली। और 2 जिन शहरों को नवाजा गया है, और ये इनफैक्ट जिन 2 शहरों की ओनरशिप नज़र आई है, एक हैदराबाद है सिक्कू भाई और एक सियालकोट है। सियालकोट का तो एक नॉस्टैल्जिक सिनेरियो भी रहा है। सियालकोट स्टैलियंस को हम देखा करते थे, वो डोमिनेट करती थी। इट्स गुड टू सी हैदराबाद सिटी एज वेल इन द मिक्स। देखिए, सियालकोट तो बहुत
अमीर शहर है, उन्होंने खुद अपना एयरपोर्ट बना दिया, उन्होंने अपने पूरा सब कुछ अपने लिए कर दिया, उनके पास बहुत पैसा है। मगर पार्टी जो है वो जैसे सब कह रहे हैं बाहर से आई हुई है। मगर मुझे हैदराबाद का बहुत खुशी है। हमारा जो इंटीरियर सिंध है, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, हो सकता है हमारे मुराद अली शाह साहब को शायद ये बात अच्छी ना लगे, मगर उनसे मैं 10 दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ, सामने खड़े होकर कह चुका कि एक स्टेडियम बना दें। तो अब हैदराबाद में जो ये नए लोग आए हैं, क्या हो सकता है डेवलपमेंट हो जाए, कुछ स्टेडियम तो लाजिम हो गया है। हाँ, हैदराबाद का स्टेडियम तो खस्ता हाल में, आई डोंट नो, सुनने में आ रहा था, वो कह रहे थे मुझसे कि हम हैदराबाद का स्टेडियम बना रहे हैं। मैंने 14 अगस्त को भी उन सब से बात की थी, तो जब उन्होंने बुलाया हुआ था मुझे, तो मगर एक स्टेडियम इंटीरियर में बनना है इंटरनेशनल। वोट सारे मिलते हैं आपको इंटीरियर सिंध से, आपको वहाँ पे एक हाई क्लास, इसलिए मुझे मैसेजेस बहुत आते हैं, लोग मुझसे फ़ोन पे कर रहे होते हैं कि जी वहाँ पे स्टेडियम बनाए। तो हो सकता है हैदराबाद के आने के बाद वहाँ पे कुछ थोड़ी सी रौनक बढ़े और वहाँ पर कोई स्टेडियम बन जाए, ये सबसे बड़ी बात है। बच्चों को पैसे ज़्यादा मिलें, अभी कल राशिद ने भी इस मौजू पे बात की, होने चाहिए। मगर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, और बार बार पहले भी कह चुका हूँ, कि जो हमारे अंडर 19 को हम इतना प्रमोट करें, हमारी इमर्जिंग टीम को हम प्रमोट करें, और हर जगह उनको लाके खड़ा कर दिया जाता है कि देखें जी ये हमारे स्टार आ गए, उनको आप लेकर आए PSL में। ऐसे लड़कों को रखने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको, पाकिस्तान की क्रिकेट को कोई फ़ायदा नहीं, कि जो कि अब पाकिस्तान से कभी भी नहीं खेलेंगे। और सिकू भाई, इमर्जिंग में सिर्फ भर्ती ना करें, उनको इमर्जिंग कैटेगरी में भले लेके आए आप, लेकिन उनको खिलाएं अपनी जगह पर। नहीं, लड़कों को, इन लड़कों को खिलाएं नहीं, अपनी जगह पर खिलाएं। ऐसा ना वो 7-8 नंबर पे एक ओपनिंग बैट्समैन बैटिंग कर रहा है और वो जाया कर दिया जाए। जबरदस्ती अंडर 19 के बच्चों इनको लेकर आए PSL में, तो आपको फ़ायदा है, वरना पाकिस्तान की क्रिकेट को इससे कोई फायदा नहीं। राइट, जस्ट फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव्स फॉर नाउ। अहमद, एक फ्रेंचाइज की $6.2 मिलियन वैल्यूएशन लगती है, एक की $6.5 मिलियन वैल्यूएशन लगती है। पाकिस्तानी करेंसी में 185 करोड़ और 175 करोड़ बनते हैं। वैल्यूएशन शानदार है, यानी कि आपका ब्रांड अब ज़्यादा वैल्यूएशन में जा रहा है। सो दीज आर पॉजिटिव साइंस फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। अहमद जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा उन 2 फ्रेंचाइज ऑनर को जिनको ये मिली है, सियालकोट और हैदराबाद। वेल डन टू देम। लेकिन इसके साथ साथ मुझे थोड़ा दुख भी है, जो पाकिस्तान के जो लोग थे वो मिस आउट कहीं कर गए, और ऑफ कोर्स डॉलर का बहुत बड़ा फर्क नजर आया हमें, जिस तरह राशिद भाई ने भी एक्सप्लेन किया। उनमें से एक जाकिर भाई भी हैं, इनवेरिक्स के जो है, ये वो एक शख्स है जो क्रिकेट लवर है और बहुत बेइंतहा जो है क्रिकेट को प्यार करते हैं। उन्होंने PCB के साथ तब खड़े हुए, स्पॉन्सरशिप किया PCB को, जब कोई भी ब्रांड इनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं था। और अहमद, सॉरी टू कट यू ऑफ, अभी भी 90% इवेंट्स में ना आपको ये ब्रांड नजर आता है। हाँ जी बिल्कुल। तो बस उनका थोड़ा सा मुझे दुख है, क्योंकि क्रिकेट लवर है, वो क्रिकेट के लिए कुछ करना चाहते हैं। अदरवाइज ये एक बहुत बड़ा प्राइस था जो मिला है, और बहुत बड़ा मार्का था जो मारा है। अब दूसरी चीजें, अब क्या है, अब प्लेयर्स कहां से आएंगे? ऑलरेडी पिछले 5 साल से जो ग्राफ है आप देखें कि वो नीचे की तरफ जा रहा है। अब वो प्लेयर्स की वजह से जा रहा है। ऑब्वियसली उस कैलिबर के प्लेयर्स आपके पास नहीं है, ना तो आपके पास फॉरेनर्स हैं, ठीक है। सारे जो चले कारतूस होते हैं वो PSL में आगे खेल रहे हैं। और उसके बाद लोकल भी आप ग्राइंड देखेंगे तो लोकल ग्राइंड भी आपके पास 6 टीमों में कंप्लीट नहीं हो रहा। तो अब 8 टीमों में कैसे बनेगा? ये चैलेंज बिल्कुल अपनी जगह मौजूद है। इस तरह के प्लेयर जो लीग को उठाएंगे। फिर मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट का इतना बड़ा दखल है कि वो 90s के ज्यादातर जो प्लेयर्स आते हैं वो फिर अपनी ही जो है वो लोगों को लेके आते हैं, उनको बिठाते हैं, उनको प्लेयर्स को भी लेके आते हैं, यारी दोस्ती चलती है। इससे क्या होता है? मेरिट किल होता है। और इससे जब मेरिट किल करते हैं अब इतने बड़े ब्रांड के अंदर, तो वो पाकिस्तान की क्रिकेट को सीधा इफेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि यहां से वो प्लेयर प्रोड्यूस नहीं होते। तो ये चैलेंज अपनी जगह मौजूद है। बहुत जबरदस्त टीम्स तो बिक गई हैं, लेकिन वो टीम्स के पास वो प्लेयर्स कहां से आएंगे? लोकल जो आप बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल, जो उनकी टीम को उठाएंगे, जितवाएंगे। और वो मैनेजमेंट जो होगी वो किस तरह, मेरिट वाली मैनेजमेंट में, ये 2 चीजें जो है, क्योंकि इसमें सीधा अमल दखल है पाकिस्तान की क्रिकेट का। मैं ज्यादा एक्साइटेड हूं कि ये 2 चीजें देखूं कि वो प्लेयर्स और पूल जो ये 2 नई टीमें उठाती हैं, और उनकी जो मैनेजमेंट है जो मेरिट पे काम करे, और वो लोग ना हो जिन पे आ गई, जिनको बहुत बारियां मिल गई हुई हैं और जिन पे बहुत तनकीद होती है उनके जो है ना मेरिट की वजह से। तो ये 2 चीजें हैं जिसका पाकिस्तान को डायरेक्ट इफेक्ट होगा। राशिद भाई, हम टैलेंट की बात करते हैं। जी सर। दानिश, एक चीज और है कि लास्ट 5 ईयर में माइग्रेशन बहुत हुई है क्रिकेटर्स की, जो कि कनाडा गए, USA गए, UAE गए और ओमान गए। ये वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और इसमें हमारे अच्छे प्लेयर, पाकिस्तान अंडर 19 से लेके पाकिस्तान प्लेयर्स भी गए हैं। बिल्कुल ऐसा। हसान को आप देख रहे हैं अभी बिग बैश में खेल रहे हैं। हसान आदिल USA की टीम में आ जाएंगे। कुछ और प्लेयर्स हैं जो कि नेशनल टीम को पार्टिसिपेट किया है। ये माइग्रेशन हुई क्यों?
इसी वजह से कि पीएसएल में प्रॉपरली इनको यूज नहीं किया गया। जो अहमद शहजाद बात कर रही है, यंग प्लेयर थे। हसन मोहसिन आईसीसी की रैंकिंग में आया था जब टीम बनाई थी 2016 के वर्ल्ड कप की, 17 के वर्ल्ड कप के अंडर 19 में वो एक ही प्लेयर था पाकिस्तान का। वो कराची किंग किया लेकिन एक मैच भी नहीं दिया। सैफ बदर थे, वो मुल्तान सुल्तान से 2-3 साल खेले, 2 या 3 मैचेस मिले, वो कामयाब नहीं हुए, वो भी चले गए। ये सारे अच्छे प्लेयर्स थे जो कि जा चुके हैं। अभी बहुत सारे अच्छे प्लेयर हैं जो कि फास्ट बॉलर को यूएई डिमांड कर रहा है कि हमें पेसर चाहिए पाकिस्तान से। तो कुछ अच्छे प्लेयर जो नेशनल टीम से खेले हुए हैं, हो सकता है कि नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स वो चले जाए, क्योंकि उन्होंने अपने कवानीन जो इमिग्रेशन के हैं, जब तक वो खेलेंगे नेशनल टीम से उनको पासपोर्ट इशू कर सकते हैं। ये बड़ी एक फैसिलिटीज है जो कि हमारे प्लेयर्स को बाहर मिलने जा रही है। तो उसको भी रोकथाम के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो अपना काम कर रहा है पीएसएल, लेकिन प्रॉपरली प्लेयर की सिलेक्शन होगी तो प्लेयर बाहर नहीं जाएगा। राशिद भाई, इसी कॉन्टेक्स्ट में आपसे एक और सवाल बनता है। सिकू भाई, मैं इसी सवाल को लेकर आपकी तरफ आऊंगा और ये इट्स डाउन योर एली टू बिकॉज रिसेंटली आप इंगेज थे लोकल प्लेयर्स के साथ। राशिद भाई, अभी भी जो आपका कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के टॉप 5 बैटर्स हैं या जो टॉप 5 बॉलर्स हैं, वो आपको ना इमर्जिंग एशिया कप में नजर आए, ना वो आपको फिर पीएसएल में नजर आते हैं। सो आपके पास मार्जिन है कि इन टैलेंटेड प्लेयर्स को आप इन 2 एक्स्ट्रा टीम्स में यूटिलाइज करके इन प्लेयर्स को एटलीस्ट कहीं यूटिलाइज जरूर करें, इनको जाया ना होने दें। एंड देयर आर नेम्स लाइक मैं जवाब देना चाहूंगा इसका। जी, मैं राशिद भाई की बात आपकी तरफ भी आता हूं। देयर आर प्लेयर्स लाइक मां सदाकत। बिल्कुल, मैं समझ गया, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, ये वो प्लेयर हैं जो मंजे हुए सीनियर प्लेयर्स के साथ अगर आप इनको टीम के अंदर डालेंगे तो ये ग्रूम होंगे। आप पूरी की पूरी फ्रेंचाइज इनके हवाले नहीं कर सकते कि उठा दो फ्रेंचाइज। ऐसा तो होता भी नहीं। ये तो वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने अभी खुद ग्रूम होना है आपके सीनियर प्लेयर्स के साथ। तो आप इनको यूं पूरी टीम में अगर 11 के 11 इमर्जिंग ही भर देंगे, या मुझे सिर्फ आप ये बताएं कि कितने प्लेयर रिलीज हो जाएंगे और वो प्लेयर्स खुद कितने एक्सपीरियंस हैं जो रिलीज होंगे, वो आके फ्रेंचाइज को चलाएंगे। तो आपने अपना जो लर्निंग का सर्कल था वो लंबा कर दिया है। आपने इसलिए लंबा कर दिया क्योंकि आपने अपनी क्रिकेट से सीनियर्स को, अभी पीछे रूल था आपका 30 साल की उम्र वाले जो सीनियर्स हैं वो चले जाएं। आप देखें उमर अमीन वगैरह वो सारे चीखते थे बेचारे, इतना उन्होंने सर्व किया था। जुहैब मकसूद वगैरह आप उनको निकाल के देखिए, तो जो वो सीनियर्स थे वो तो आप निकालते गए हैं। अब इनको जो है ना ग्रूम करने वाले सीनियर्स भी आपको ढूंढने पड़ेंगे जो इनको ग्रूम कर सकें। मां सदाकत इज अ वंडरफुल टैलेंट, आज सारे हम उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो 3-4 इनिंग्स में फेल होंगे, हम ही सारे बैठ के कहेंगे यार ओवर हाइप थे। क्योंकि अगर दुनिया भर में आप देखेंगे जितनी परफॉर्मेंसेस मां सदाकत की है ना, वो इनको 3 साल 4 साल और खिलाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि फुकदान है प्लेयर्स का और हमें नए प्लेयर चाहिए, इन्होंने परफॉर्मेंस की, लाइमलाइट लिया, इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस की मिन्हास ने, आप इनको ले आओ, लाना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन एट द सेम टाइम दे ऑल्सो नीड दो सीनियर प्लेयर्स जो इनको ग्रूम करके, जिस तरह हमारे पास थे यूनुस खान, जिस तरह हमारे पास थे उमर गुल, इस तरह के प्लेयर्स हमारे पास मौजूद थे कि जहां पे हम तो बहुत सीनियर्स हो गए थे, पाकिस्तान खेल के भी हम फंस जाते थे। तो जैसे ही फंसते थे हम इनकी तरफ रुख करते थे, बताएं, और ये फिर हमें गाइड करते थे। तो क्या पाकिस्तान के अंदर इस तरह के प्लेयर्स आपके पास मौजूद हैं कि जो आपकी नई खेप आ रही है इसको जल्दी से जल्दी पॉलिश करके इंटरनेशनल मटेरियल बनाए? दिस इज द क्वेश्चन। एब्सोल्युटली। और ग्रूम करने की आपने बात की अहमद, तो सीनियर प्लेयर्स तो बाद में ग्रूम करेंगे, पहले एटलीस्ट उनको मौके तो मिले, एटलीस्ट वो नज़र में तो आए सेलेक्टर्स के और उन लोगों के जिनने इनको या तो इमर्जिंग एशिया कप के लिए भेजना है या फिर शाहीन्स में सेलेक्ट करना है या पाकिस्तान स्क्वाड की सिलेक्शन होनी है। बिकॉज इसमें हम देखते हैं कि वो लड़के जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं खेली हुई है, परफॉर्म नहीं किया हुआ, वो टीम में ज़रूर आ जाते हैं, लेकिन वो लड़के जो परफॉर्म कर रहे हैं, शाहज़ेब खान की कितनी धूम मची थी अंडर 19 वर्ल्ड कप में जब उन्होंने परफॉर्म किया था, 153 रन बनाए थे। उसके बाद इस वक्त परफॉर्म करने के बावजूद वो तो गायब से हो गए हैं। थोड़ा सा लंबा हो गया, बट आई विश मैं राशिद भाई और सिकू भाई को इस इशू पर मजीद इंगेज कर, बट हमें एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आकर हमें आज के T20 इंटरनेशनल भी बात करनी है, बिकॉज ऑल आइज आर ऑन द पाकिस्तानी सीनियर टीम। वर्ल्ड T20 का क्या होगा, क्या स्क्वाड तैयार कर रहे हैं हम, किस पर फोकस कर रहे हैं, क्या मसाइल है, सब इश्यूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लोर। पहले सेशन में हमने बात की पाकिस्तान सुपर लीग 11 के लिए 2 नई टीमों के ऑक्शन की, और कंग्रेचुलेशंस टू हैदराबाद एंड सियालकोट। आपकी टीमें अब हमें PSL में नज़र आएंगी, नए टैलेंट को मौका मिलेगा होपफुली। आज से पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा T20 इंटरनेशनल खेला जाने वाला है। आज से नहीं, आज खेला जाने वाला है। प्लेइंग 11 हमें जो पहले T20 में नज़र आई उस पर काफ़ी सवालिया निशान थे, बट हमारी कोशिश होती है कि टीम सिलेक्शन जिन बुनियादों पर हो उस पर हम बात करें, लेकिन एक बार जब लड़का प्लेइंग 11 में होता है तो आप नाम को एनालाइज नहीं करते,
आप एज अ बॉलर उसको गेज करते हैं या एज अ बैटर उसको गेज करते हैं? तो उस सूरत में आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स की तारीफ ज़रूर कर सकते हैं, स्पेशली आप बॉलिंग लाइनअप की तारीफ कर सकते हैं। शादाब खान ने 2 विकेटें हासिल की, इट वाज अ गुड कम बैक। अब्रार वंस अगैन आई एम रियली हैप्पी कि अब्रार की पोजीशन को सैक्रिफाइस नहीं किया गया शादाब को टीम में शामिल करने के लिए। बोथ ऑफ देम डिलीवर्ड। पाकिस्तान ने जो नए पेसर्स खिलाए, वसीम और सलमान मिर्ज़ा, दोनों ने पाकिस्तान के लिए विकेटें ली। सलमान मिर्ज़ा लुक्स रियली गुड। सो देयर आर लॉट्स ऑफ पॉजिटिव्स इन दिस प्लेइंग 11 राशिद भाई, बट ऐसा लगता है कि थोड़ी सी कंफ्यूजन बढ़ाई जा रही है ना कि सोल्यूशन की तरफ जाने के। आपको ऐसा लगता है या फिर मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, आप गलत कैसे कह रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इसमें यार 2 प्लेयर्स का मैं देख रहा हूँ, टीम की प्लानिंग पे आते हैं सारे। 2 प्लेयर्स को थोड़ा सा साइड लाइन लग रहा है मुझे, क्या ना, जैसे सलमान मिर्जा जितना मर्जी कर ले, मुझे नहीं लगता कि इसको नंबर 1 बॉलर कहेंगे आप, क्योंकि वो नंबर 1 बॉलर है। मैं उसको देख रहा था लाहौर कलंदर से लास्ट चंद मैचेस देखे लास्ट ईयर के, और इस दफा जितनी भी उसने बॉलिंग की है उसमें इकॉनमी रेट बहुत अच्छा है। विकेट टेकिंग बॉलर है, न्यू बॉल पे भी लेता है और वेरिएशन है उसके पास। दूसरा, अबरार के साथ थोड़ा सा देखता हूँ, शादाब के आने के बाद वो 12वें ओवर पे चला गया। वो मेन बॉलर था आपका आईसीसी की रैंकिंग में भी। अब 12वें ओवर में जाने का मतलब कि नंबर 1 बॉलर शादाब हो गया। स्पिनर जब आता है, नंबर 1 बॉलर सीनियर आता है, तो वो विद द विंड करेगा बॉल, वो अगेंस्ट द विंड कभी भी नहीं जाएगा। तो दूसरा जो बॉलर होता है मेरे तरह का, वो चला जाएगा अगेंस्ट द विंड चला जाएगा, और जब छक्के लगेंगे विद द विंड लगते हैं उसको। फिर ये स्पेसिफिक चीजें होती हैं जो कि सीनियर प्लेयर को मिल जाती हैं, जो कि शादाब को पहले मैच में मिली। शादाब आया, अच्छी परफॉर्मेंस दी उसने, बिग बैश में शॉर्टकट आया, उसकी सर्जरी हुई है, उसकी पेस कम हुई है थोड़ी, जो मैंने देखा गूगली पे 80 माइल्स पर आवर थी या किलोमीटर पर आवर थी, उस पर उसने बॉलिंग की है, वरना वो अमूमन 90 के ऊपर करता था। क्योंकि शोल्डर को अभी देखना पड़ेगा, 3 मैचेस हम देख लें। बाकी जो टीम है वो है साहबजादा फरहान है, जो कि अपनी विकेट की परवाह नहीं कर रहा, वो खेल रहा है। बाकियों को साइम अय्यूब हाफ बैटिंग करता है, आउट हो जाता है, अच्छी बैटिंग करता है, बॉलिंग उनको नहीं दी गई, तो बॉलिंग देनी चाहिए, वो खेली बॉलिंग की वजह से। जी सरप्राइजिंग था राशिद भाई, क्योंकि आज से 2 महीना 3 महीना पहले चले जाए तो हमें साइम अय्यूब मेन बॉलर नजर जाते हैं। सिक्कू भाई ने परसों शायद बात की थी, जब आप फुल फ्लैश टीम से जाते हैं वर्ल्ड कप की तैयारी में, वो प्लेयर इस टीम में शामिल नहीं है जिनको वर्ल्ड कप का हिस्सा होना है। 2 या 3 प्लेयर नहीं है इसमें। नहीं, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं इसी की तरफ जाऊंगा सिक्कू भाई। क्या उन 2 से 3 प्लेयर्स की जरूरत है हमें इस वक्त? बिकॉज सलमान मिर्जा, जैसे राशिद भाई ने कहा, अच्छी बॉल कर रहे हैं, विकेट ले रहे हैं। वसीम जूनियर हैं, उनमें आपको एक स्पिरिट नजर आता है, इज अ गन फील्डर एज वेल। क्या आपको अनफिट शाहीन अफरीदी की जरूरत है? क्या आपको हारिस रऊफ की जरूरत है, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं? और फिर तीसरा नाम तो मेरे ख्याल से अब डिस्कस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज उनकी खुद परफॉर्मेंस नहीं लगी हुई है, बिग बैश लीग में भी वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो यू नो वी नीड टू डील विद व्हाट वी हैव। बिग बैश डील में आप अगर बाबर की बात कर रहे हैं ना, तो वो 108 रन की उनकी इस वक्त 108 नॉट गुड इनफ ना। स्ट्राइकिंग रेट उनका 108 का है। मतलब आप बताइए, वहाँ पे अगर बैठो तो कहते हैं कि हम सिर्फ मेरिट देख रहे हैं। तो भाईजान आप लोगों को बता दूं, मेरिट देखने वालों को, कि उनकी 108 है और आपके जो कप्तान है उनकी 116 है इस वक्त, और उससे पहले जो 20 मैच खेले तो उसमें 106 थी। तो ये दो देखें, इसके अंदर जो है ना 6 लड़के तो फिक्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनके अलावा कोई है ही नहीं, खासतौर पे 1-2 लड़कों, साइम, फरहान, बाबर, आगा, फ़खर और विकेट कीपर, जो भी विकेट कीपर होगा, जो भी विकेट, अभी नहीं पता नाफी कहाँ से आ गए, उन्होंने 4-5 वो तो देखिए विकेट कीपर नहीं है, एक हांगकांग 6-6 में उनसे विकेट कीपिंग करा के, और यार मैं तो प्रॉपर विकेट कीपर नहीं लगे थे। नहीं, मुझे तो मतलब कह कर जब मैं 2 साल पुराने निकालता हूँ ना, अपने मेमोरीज में आते हैं मेरे फेसबुक पे, वो लगाता हूँ, उसमें एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ, और अब आज भी वही कर रहा हूँ। कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, मज़े की बात यह है कि वहाब रियाज जो क्रिकेट बोर्ड के साथ अटैच हैं, वो स्पेशल एडवाइज़र भी थे जब वो चीफ मिनिस्टर थे, वो भी उनके साथ अभी तक हैं। वो हमारे प्रोग्राम में आके, शायद आप थे उस प्रोग्राम में जब हम इंटरव्यू ले रहे थे, तो हर एक को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, और मुझसे कहा गया है लड़कों ने कि हमसे फिटनेस की बात ही ना करो, जिस पे हम सब हंसे थे कि फिटनेस का सवाल कोई ना करे। तो वो चीज़ें तो अभी तक चल रही हैं, यानी कि कोई तब्दीली नहीं हुई। खुद जो उनके एडवाइज़र हैं वो कह रहे हैं। तो ये तो हो गए आपके 6 लड़के, 3 लड़के आपके ऑलराउंडर हो गए, नवाज हो गया, शादाब हो गया, फ़हीम अशरफ, ठीक है, रह गए 2 लड़के।
अब इन दो लड़कों में आपने किसको खिलाना है? क्या दो पेसर खेलेंगे या एक स्पिनर और एक पेसर खेलेगा? कुछ नहीं पता। और जो मैंने कल प्रोग्राम में बोली थी कि भाई ये एक रिहर्सल मैच है, आप साइम से भी 2 ओवर कराते, आगा साहब खुद भी 2 ओवर कराते, इतनी अच्छा कंट्रोल था मैच में, हर चीज़ अपने आपके हाथ में थी। समत का मैंने पूछा था, वो 3 ओवर चल रहे हैं, कोई मैच ही नहीं खिला रहे आप उसको, वो क्या कर रहा है उधर? तो मेरी समझ से बाहर है। बाकी जो है आज रात को देखते हैं कि वो क्या तब्दीली करते हैं। अहमद, कॉम्बिनेशन बनाने में शायद अब और भी ज़्यादा मुश्किल होगी आपकी मैनेजमेंट को, क्योंकि आप ऑलराउंडर खिला रहे हैं शादाब और मोहम्मद नवाज़ की सूरत में आप अभी भी नंबर 8 तक आपके पास प्रॉपर बैट्समैन मौजूद है। ऐसे में क्या आपको एक और बॉलर को सैक्रिफाइस करके फ़हीम अशरफ को खिलाना चाहिए, या फिर आप 3 प्रॉपर पेसर्स के साथ जाएं? क्या इन 3 पेसर्स में, इस मिक्स में नसीम शाह की जगह बनती है, या फिर आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे सलमान मिर्ज़ा और वसीम जूनियर के साथ जाने के लिए? लेट्स नॉट फॉरगेट कि हम नामों पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम बॉलिंग परफॉर्मेंसेस पर फोकस कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना है। शादाब को हमने पहले से ही बोला है कि ला के फिट करने की कोशिश करनी थी, उससे हो ये रहा है कि आप शादाब को तो फिट कर देंगे, लेकिन उसके बाद आप जो साइम अयूब हैं उनको क्या करेंगे? उनको कहाँ लेके जाएंगे? उनका तो प्लस पॉइंट ये बताया जा रहा था कि साथ बॉलिंग कर लेते हैं, क्योंकि बैटिंग से तो उनकी कोई परफॉर्मेंस है नहीं। उसके बाद आप उनको जब नहीं लेके जाएंगे, फिर उस्मान तारिक आपका ट्रम्प कार्ड, हुक्म का यक्का बन सकता है। उस्मान तारिक जी, परेशान किया उन्होंने, उसको किसी ने खेला नहीं हुआ है, और वो श्रीलंका की कंडीशन के अंदर वो अकेला सिंगल हैंडेडली आपका इंपैक्ट प्लेयर बन सकता है। वो कहाँ जाएगा? क्योंकि अबरार हो जाएगा और शादाब हो जाएगा, फिर नवाज भी है। तो किसी को एडजस्ट करने के चक्रों में आप पूरे का पूरा कॉम्बिनेशन तबाह करने जा रहे हैं। आप लोग पहला भी ये कर चुके हैं, याद है ना? वर्ल्ड कप के अंदर शादाब को आप खिलाते रहते थे और इब्रार की हम आवाज लगाते रहते थे, आपने नहीं खिलाया। जैसे शादाब को बाहर किया, इब्रार की परफॉर्मेंस आपके सामने है कि वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 2 स्पिनर बन के आए वो। फिर उसके बाद आपके जो मेन बल्लेबाज ये बताया जा रहा है कि बाबर आजम फॉर एग्जांपल है, वो कहां खेलेंगे? उनकी तो जगह नहीं बन रही हुई नजर आ रही है, क्योंकि साइम अयूब खेल रहे हैं, अभी तो फखर 5वें 6वें नंबर पे जा रहे हैं। साइम अयूब के साथ साहिबजादा फरहान जो है ना परफॉर्मेंस कर रहे हैं दोनों। उसके बाद नीचे सलमान अली आगा क्योंकि टीम के अंदर है। और आजकल के दौर के अंदर आपको वो जो कहते हैं कि ठीक है श्रीलंका के अंदर आपको एक आधा ऐसा प्लेयर चाहिए होता है जो विकेट रोक ले, बाकी तो आपको स्ट्रॉन्ग प्लेयर ही चाहिए ना, जो पावरफुल प्लेयर है, जो टर्निंग पिच के ऊपर भी अपनी ग्राउंड की बेस होल्ड करते हुए स्टेडियम को क्लियर कर सकें, रोप्स को क्लियर कर सकें। इस वक्त हमारे सामने जो हमें नजर आ रहा है राशिद भाई, हमने जो पहले T20 में देखा, सलमान अली आगा तीसरे नंबर पर आए। यहाँ पर टीम मैनेजमेंट को ये भी फैसला करना होगा कि कौन किस नंबर पर बैटिंग करेगा, और उसको फिर थोड़ा सा ठहराव दें, उसको कम से कम ये समझाएं कि यार आपने यहाँ पर खेलना है, स्टाइल में खेलना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मैच में बैटिंग ऑर्डर कुछ है, एक मैच में बैटिंग ऑर्डर कुछ है, आपको खुद ना पता हो कि किस प्लेयर का रोल क्या है। राशिद भाई, देर हो गई, अब तो प्रिपरेशन में चले जाते हैं वर्ल्ड कप की तैयारी में। अब हम आज ये सवाल कर रहे हैं कि कौन किस नंबर पे खेलेगा। बाबर का कमबैक जो हुआ नंबर 3 पे हुआ, उसको मान सकते हैं कि वनडे टेस्ट मैच खेले, लेकिन मैं नहीं समझता था कि उनका कमबैक होगा T20 में। उनका हुआ और 3 नंबर पे हुआ है। अब वो जैसा खेलते हैं वो सबको मालूम है कि उनका स्ट्राइक रेट 4 साल पहले डिफरेंट क्रिकेट थी, अभी जो क्रिकेट है टोटली चेंज हो गई है। फिर उसके बाद बाई फोर्स कैप्टन जो है हमारे सलमान अली आगा, वो नंबर 4 पे खेलेंगे जी। तो ये 2 सेट हो चुके हैं जो कि टीम को अपसेट कर रहे हैं। मेरी ये जाती राय है, जैसे कोई वो अपनी पर्सनल ना ले, जाती राय मेरी यही है। दोनों ने टीम में नंबर 3 नंबर 4 पे आके टीम का बैलेंस अपसेट कर दिया है। ये मैं पहली दफा बात नहीं कर रहा, जिस दिन सलमान अली आगा को कप्तान बनाया था उसी दिन मैंने ये बात की थी कि उनकी जगह बन नहीं रही थी। वो वनडे के, टेस्ट के आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, मैनेज नहीं कर पा रहे। शायद प्रेशर है, कैप्टनसी का भी प्रेशर हो सकता है, और वो जबरदस्ती मारने वाला प्लेयर है नहीं। वो अपने एक तरीके से वनडे में खेलता है, एक फील्डर दायरे में होता है, उसको ऊपर से मार दी। यहाँ पे आपको बड़ी हिट मारनी है, उसके लिए मेंटल आपको तैयार होना है। आपका जो मैसेजिंग होती है ना बैटिंग करते हुए, वो प्रॉपर्ली हो नहीं रही। सेम चीज बाबर आजम की है, इनके स्ट्रोक की लिमिट कम है, लिमिटेड स्ट्रोक्स हैं, उस पर आप जबरदस्ती शॉट मारेंगे आउट हो जाएंगे, 1-2 लग जाएंगे। तो ये 2 प्लेयर्स हैं जिसकी वजह से बैलेंस आउट हो रहा है। राइट। अब उसके बाद टीम ऊपर के 2 आउट हुए, बीच में दो नीचे के,
तो बन नहीं पा रहा। ये लकी है कि 5 टीमें हैं हमारे वर्ल्ड कप में, जिसमें यूएसए है, कंडीशन से हमें फायदा होगा, नामीबिया है, कंडीशन से हमें फायदा होगा, इंडिया वाला मैच देखने वाला होगा। तो वहां से हमें चांसेस ये है कि हम अगले राउंड में चले जाएंगे और वहां पे हमें न्यूजीलैंड, इंग्लैंड मिल सकते हैं, श्रीलंका मिल सकता है। तो तैयारी हमें इनकी नहीं, ये तैयारी जो की है हमने इनकी की है पहले राउंड की। हमने दूसरे राउंड की तैयारी में थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कमी जरूर है। एब्सोल्युटली, जो बड़ी टीमें जब आपके सामने आएंगी, जो रेगुलरली अच्छा परफॉर्म करती आई हैं, हाँ जैसे राशिद भाई ने कहा श्रीलंका की कंडीशंस पाकिस्तान को फेवर करती हैं, बट सिर्फ भाई जब आप बायलैटरल सीरीज़ खेल रहे होते हैं ना, तैयारी नहीं कर रहे होते बड़े इवेंट के लिए, तो आप ऐसे लड़के भी टीम में शामिल कर सकते हैं 15 के स्क्वाड में, जिनको आपने सिखाना होता है और एक्सपीरियंस देना होता है। लेकिन बड़े इवेंट से पहले अगर कोई भी लड़का टीम में शामिल किया जाता है तो वो इस नीयत से शामिल किया जाता है कि बड़े इवेंट में शायद वो हमें सर्व कर सके। इस वक्त जो आपके डगआउट में लड़के बैठे हुए हैं, चाहे वो अब्दुल समद हो या ख्वाजा नाफे हो, जिस तरह भी सेलेक्ट होकर आए, इस वक्त वो स्क्वाड का हिस्सा हैं, क्या उनको यहाँ पर मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? तो फिर उनको इस स्क्वाड में शामिल करने का मकसद आपकी समझ में आता है? बिल्कुल नहीं आता। मैं पहले कह चुका हूँ कि नाफे के 5 वनडे वो फर्स्ट क्लास मैच हैं, समद के जो हैं वो 14 मैच हैं फर्स्ट क्लास के, तो ये लोग तो खेलते ही नहीं। मुझसे एक किसी ने लेटर लिखा है, मुझे लोग लिखते रहते हैं, जिस तरह राशिद आप सबको लिखते होंगे, मुझे भी एक किसी ने लिख के भेजा कि जी ये जो लोग हैं ये वो लोग हैं कि जिनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रखा जाता है महीनों के लिए, और फिर वहाँ से निकाल के इनको टीमों में डाल दिया जाता है। तो भाई मैं पीसीबी को पहले ही रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि आप बंद करते। देखिए 7 प्रेसिडेंट कप और देखिए कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के लड़कों को भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर में डाके ही ले आए। नहीं, कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में बेस्ट प्लेयर किसको दिया था? 7 विकेट कीपर था ना, 1000 रन यार। उसको सिर्फ इसलिए भेज देते कि चलो जी आपने 50-50 लाख रुपए दिए ना, कि जी आपने बहुत मैच जीता 50 लाख, उसकी जगह उसको बेचारे को उधर भेज देते तो इसको थोड़ा सा हौसला तो होता। आप तो परफॉर्मेंस को इग्नोर कर देते हैं। उससे पहले गुलाम, क्या नाम था उसका, कामरान गुलाम, तो उसने रिकॉर्ड कर दिया कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में। आपने 2 साल उसको खिलाया ही नहीं। जब उसको खिलाया उसने डेब्यू पे 100 किया, फिर 100 किया, फिर उसको फिर निकाल। अच्छा मुझे ये बताएं, आज टीम में कोई तब्दीली देखते हैं आप, या वही टीम खेलेगी? अब मेरे हिसाब से तो वही खेलनी चाहिए जो आपने वर्ल्ड कप खिलाना है। यही मैंने बता दिया, 6 बैट्समैन है। और क्या अब उस्मान तारिक का जिक्र हो रहा है? डू यू थिंक कि वो इतना बड़ा प्लेयर है? बनती है नहीं, परेशान कर रखा है उसने लीग क्रिकेट में सबको। लीग क्रिकेट खुदा के वास्ते लीग क्रिकेट में 2 मैच खेला था वो। अभी सिक्कू भाई लोग रो गए, बैट्समैन रो गए कि नहीं जी इसका एक्शन। मैं नहीं मानता जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट में आके करे, पाकिस्तान के लिए आके करे, वो करे, मैं इस लिहाज से नहीं मानता। ठीक है, ठीक है, इब्रार को हटा दें। लेकिन हम शादाब खान की बीबीएल की परफॉर्मेंस पे बेसिस पे उसको टीम में ले आते हैं। वो तो आएगा, वो छोड़ दें। उस्मान तारिक की परफॉर्मेंस को बोलते हैं नहीं, इसमें मजा नहीं है। वो देखिए उसके लिए शादाब के लिए, जैसे अभी अहमद ने बोला ना, हमने महीने पहले कह दिया था वो आएगा ही आएगा, बगैर किसी शक के आएगा। ठीक है, वो तो आ गया। अब आप क्या इब्रार को ड्रॉप करेंगे? बस मुझे ये बता दें। इब्रार को एटलीस्ट ड्रॉप नहीं किया जाना चाहिए। उस्मान तारिक की जगह कैसे बनेगी? में सबसे ज्यादा खुशाइंद बात ये थी कि अब्रार की सीट को, उनकी पोजीशन को सैक्रिफाइस नहीं किया गया। Delivered as well. He took 3 wickets for 25 runs. 2 मैच है ना, दोनों मैच उस्मान तारिक को खिला दे, देख लेंगे क्या होता है। राइट, मुश्किल फैसला हो जाएगा ये टीम मैनेजमेंट के लिए, बट इस किस्म के मुश्किल फैसले पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को करने पड़ेंगे अगर वर्ल्ड T20 के लिए ऑप्शंस क्रिएट करने हैं, क्योंकि कभी इम्कान है शाहीन शाह अफरीदी शायद वर्ल्ड कप तक फिट ना हो पाए। उनकी इंजरी की नौयत अभी तक का डिटेल में क्लैरिफाई नहीं की गई है। सो दैट्स अ ह्यूज क्वेश्चन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एज वेल। राशिद लतीफ़ साहब, सिकंदर बख्श साहब, अहमद शहजाद साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। मैच एंजॉय कीजिएगा। लेट्स होप पाकिस्तान विंस टुडेस मैच और फिर तीसरे मैच के लिए हम कुछ नया भी कर सकें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।